जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ तक जो मैंने बात की वो अगर दोबारा से मैं इसको रिपीट करना चाहूँ तो वो इस तरह से बन रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो मैट्रिक्स है उसमें साइटोक्रोम सी होता है जो कि मूव नहीं कर रहा होता, सिक्योर्ड होता है, और उसको सिक्योर रखने के लिए बैक्स और बैक का इनहिबिट होना जरूरी है। बैक्स और बैक प्रोटीन जो इनहिबिट होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि उनको एक प्रोटीन फैमिली है, BCL2 प्रोटीन फैमिली कहलाती है, उसके 20 प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और वो सारे जो प्रोटीन्स हैं वो मिलके इन दो प्रोटीन्स को, बैक्स और बैक प्रोटीन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब ये जो 20 प्रोटीन्स बन रहे हैं BCL2 फैमिली के, वो किस के रिस्पॉन्स में बनते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में बनते हैं। ये तो सीधा पाथवे हो गया। अब उल्टा पाथवे क्या है कि अगर तो ग्रोथ फैक्टर्स या किसी भी किस्म का कोई DNA डैमेजिंग केमिकल बॉडी में या सेल में एंटर हो जाए, उसके नतीजे में 20 ये जो BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं इनकी फॉर्मेशन रुक जाए, तो क्या होगा कि बैक्स और बैक प्रोटीन को जिनको इन्होंने इनहिबिट किया हुआ था उसकी इनहिबिशन का प्रोसेस रुक जाएगा। जब इनहिबिशन का प्रोसेस रुकेगा तो बैक्स और बैक रिलीज होंगे, और रिलीज होने के नतीजे में साइटोक्रोम सी को फ्री कर देंगे, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लीकेज होने के नतीजे में साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। जब ये साइटोप्लाज्म में आता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एक एपोप्टोटिक प्रोटीन है जिसको कहते हैं कैस्पेस प्रोटीन। ये कैस्पेस प्रोटीन की एक्टिवेशन करता है, और कैस्पेस प्रोटीन फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के तहत एपोप्टोसिस का प्रोसेस कराता है। ठीक है जी। अब ये जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, अगर हम इसको मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप इस पे देखिए। अच्छा, इस प्रोसेस को अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, BCL2 फैमिली और उससे रिलेटेड जो इफेक्टर्स हैं बैक्स और बैक, ये क्या करते हैं कि अगर वही वाली बात कि अगर इनकी इनहिबिशन हो रही है, किस वजह से इनहिबिशन हो रही है? सेल इंजरी, ग्रोथ फैक्टर्स का विथड्रॉल, DNA डैमेज बाय रेडिएशन, टॉक्सिन एंड फ्री रेडिकल्स, या प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो रही है, एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्ट्रेस के नतीजे में ये तमाम का तमाम मैकेनिज्म जो है वो मतलब उल्टा पड़ जाता है। नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि साइटोक्रोम सी और अदर प्रोप्टोटिक प्रोटीन्स की रिलीज होती है जो कि कैस्पेज एक्टिवेशन कराते हैं। कैस्पेज एक्टिवेशन के नतीजे में ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन टेक्स प्लेस एंड एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन टेक्स प्लेस। एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन कराती है, ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन के नतीजे में जो है वो जो डेड टिश्यूज जो है वो बनना शुरू होता है। अब ये जो है एपोप्टोटिक बॉडी जो है वो इस तरह से सेल में से निकलनी शुरू होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके फैगोसाइटोस हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह की एपोप्टोटिक बॉडीज बहुत सारी बनती है, जिसके नतीजे में आपका जो सेल है वो फ्रैगमेंट होके खत्म हो जाता है। ये बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। अच्छा, दूसरा जो मैकेनिज्म है इसी से रिलेटेड जो दूसरा मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह का है कि इस दूसरे मैकेनिज्म को, जैसे मैंने आपको नाम बताया था, डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं। नाउ दिस डेथ रिसेप्टर पाथवे क्या करता है ये कि तमाम ही सेल्स के ऊपर इस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम डेथ रिसेप्टर्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स ये मौजूद होते हैं जिनको हम डेथ रिसेप्टर्स कहते हैं।
अच्छा, आमतौर पे हो क्या रहा होता है कि these death receptors are part of TNF family, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर फैमिली से ताल्लुक होता है इनका। यानी जो इनका जो जेनेटिक मेकअप है या जो भी एक तरह से समझ लें कि उनकी जो बेसिक जो बैकग्राउंड जो थीम जो बैकबोन है तमाम प्रोटीन्स की, वो टीएनएफ फैमिली से मिलती जुलती है। इस वजह से इसको टीएनएफ फैमिली का पार्ट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जो 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 डेथ रिसेप्टर है उसको हम फैस रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है जी, ये किसी भी सेल की सरफेस पे लगा हुआ होता है। अब ये जो फास्ट रिसेप्टर है, इसका काम क्या है कि इसके साथ ये उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसके साथ उसका लाइगेंड अटैच ना हो जाए। यूजुअली फास्ट रिसेप्टर्स जब एजिंग हो रही होती है तो एजिंग के प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। यानी यूं समझ लें कि इनका जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाता है। जब एजिंग नहीं होती, जब इनको खत्म नहीं होना होता है, तब तक ये सरफेस पे रिसेप्टर्स मौजूद तो रहते हैं, एक्सप्रेस रहते हैं, लेकिन इनका जो बाइंडिंग साइट है वो ओपन नहीं हुआ होता। जब ये मरने के करीब हो जाते हैं या एजिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है कि इनका जो रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाती है। अच्छा, इस बाइंडिंग साइट पे लगना किसको है? लगना है फैस्ट लाइगेंड को। अच्छा, ये जो फैस्ट लाइगेंड होता है ये कहाँ मौजूद होता है? दिस स्पेसिफिक फैस्ट लाइगेंड इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, टी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे इस तरह के फैस्ट लाइगेंड्स लगे हुए होते हैं। जब भी फैस्ट रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट ओपन हो जाती है तो ये अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान में और क्रॉस ब्रिजिंग बंद हो जाती है। Now this cross bridging activates inside the cell, ये जो एजिंग सेल है इसके अंदर कैस्पेस 8 प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है जी, और अगेन नेट रिजल्ट वही निकलता है वो जो हमने अभी पिक्चर देखी थी। दोबारा से मैं शेयर कर रही हूँ आपको वो पिक्चर। यहाँ पे देखिए, फैस लाइगेंड, फैस रिसेप्टर जो कि आपके टी लिम्फोसाइट्स पे लगा, इनका आपस में अट्रैक्शन हुआ, उसके नतीजे में अडेप्टर प्रोटीन्स बने, कैस्पेस की एक्टिवेशन हुई, अगेन वही वाला प्रोसेस, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन, ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज एंड देन फेगोसाइटोसिस ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज। यहाँ तक क्लियर है ये बात? हैंड रेज कर दें बेटा। ओके, जो अब आखिरी जो चीज है वो ये कि फेट क्या है, क्लियरेंस कैसे होती है, यानी जो एपोप्टोटिक बॉडीज की जैसे हम बात करें फेगोसाइटोसिस हो गई तो किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस भी होता होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होता है कि जो आपकी जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं ये सिग्नल देती हैं, ईट मी सिग्नल, EAT, ईट मी, MEE, ईट मी सिग्नल देती हैं। और वो जो सिग्नल है वो किस तरह से है कि देयर आर certain surface receptors present on the apoptotic bodies या cell membrane, जो यूजुअली मौजूद तो रहते हैं मेम्ब्रेन पे लेकिन वो आउटर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पर नहीं होते, इनर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पर होता है, यानी दे आर फेसिंग द साइटोप्लाज्म। लेकिन जब एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो जाता है और जब एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं तो वो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, यानी बाहर एक्सटर्नल जो पार्ट है उसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं। जब वो एक्सप्रेस होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि फेगोसाइट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी मैक्रोफेजेस या ल्यूकोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट एपोप्टोटिक बॉडी, और उसके नतीजे में क्या होता है कि इनगल्फमेंट होती है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है और जो डेब्रिस होता है वो रिमूव हो जाता है। यानी किसी भी किस्म की कोई जैसे नेक्रोसिस में टिश्यू डेब्रिस बन रहा है, गंदा हो रहा है, जख्म बन रहा है, इस तरह की चीज एपोप्टोसिस में यूजुअली नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक प्रोग्राम तरीका है, पीछे मालूम है एक दफा सफाई होगी, पीछे से कोई और चीज आएगी जो कि उस सफाई के नतीजे में वो जो भी जो कचरा मौजूद है उसको रिमूव करके ले जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड एपोप्टोसिस। अच्छा, अब इसके बाद जो पीछे वाली पिक्चर थी जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो ये है।
अच्छा जी, अगर हम कंपेयर करते हैं सेल साइज को, तो नेक्रोसिस में सेल के अंदर एनलार्जमेंट हो जाती है, स्वेलिंग में भी सेल्यूलर इनलार्जमेंट होती है, फैटी चेंज में भी सेल्यूलर इनलार्जमेंट होती है। एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होती है सेल की, क्योंकि जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं वो रिमूव हो रही होती हैं, तो श्रिंकेज हो रही होती है। न्यूक्लियस की जो डैमेज होता है वो पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस इस प्रोसेस से होता है, जबकि जो आपका जो एपोप्टोसिस है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है इनटू न्यूक्लियोसोम साइज्ड फ्रैगमेंट्स। नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, इसके लिए आप ये पिक्चर देखिए। आमतौर पे क्या होता है कि जो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो पैकेज्ड किस तरह से होती है कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उन हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड वाउंड हुआ हुआ होता है ये। तो कुछ पोर्शन जो डीएनए का होता है वो वाउंड होता है और कुछ खुला होता है। तो ये जो वाउंड पोर्शन है और उसके अराउंड जितना भी फ्रेगमेंट डीएनए का वाउंडेड होता है, इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इस तरह के पोर्शंस में से फ्रेगमेंटेशन होके जो मतलब पोर्शन वाइज फ्रेगमेंटेशन हो जाती है डीएनए की, न्यूक्लियोसोम वाइज उसकी साइज की, और वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फिर इंक्लूड हो जाते हैं आपकी एपोप्टोटिक बॉडी में। यानी जो एपोप्टोटिक बॉडी होती है उसके अंदर कुछ डेड प्रोटीन होता है, कुछ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है, कुछ डेड ऑर्गेनील्स होते हैं। वो सारी चीजें मिला के एक जो है आपका क्या कहना चाहिए एपोप्टोटिक बॉडी बन रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ चीजें एडेड होती हैं, तब जाके ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है वो कंप्लीट होती है। सेल्यूलर कंटेंट की अगर हवाले से बात करते हैं, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस में डिस्ट्रप्टेड होती है, एपोप्टोसिस में इंटैक्ट होती है। अगेन इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, जो नेक्स्ट वाली पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है कि वही जो पोर्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वही जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बना रहे हैं एपोप्टोटिक बॉडी की। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन टोटली इंटैक्ट रहती है टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद फिर सेल्यूलर कंटेंट्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर लीक आउट हो जाए इन द सेल तो उनके नतीजे में नेक्रोसिस के प्रोसेस में एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है एपोप्टोसिस के प्रोसेस में, क्योंकि आपके जितने भी ये जो है क्या कहना चाहिए जो लाइसोसोम्स होते हैं वो खुद डिग्रेड होते हैं और एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आमतौर पे नेक्रोसिस के साथ होता है, एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, और इसी वजह से किसी भी किस्म की कोई मतलब कोई गंदगी या कोई डर्टीनेस नहीं मिल रही होती। फिजियोलॉजिक पैथोलॉजिकल रोल, यूजुअली नेक्रोसिस का जो प्रोसेस है वो पैथोलॉजिकली होता है ज्यादातर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई जो स्ट्रेस है वो फिजियोलॉजिकल रहा और इतना फिजियोलॉजिकल हो जाए कि उसके नतीजे में टिश्यू डेथ हो जाए। तो लाजमी तौर पे जो है नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। एपोप्टोसिस कैन बी पैथोलॉजिकल बट मेनली फिजियोलॉजिकल होती है। ये पिक्चर आप लोगों को समझ में आ गई। एपोप्टोसिस के हवाले से आई थिंक हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ये मैकेनिज्म हम पहले ही काफी सारा डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये आप लोगों के लिए जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने ये छोड़ दिया, या आप देख लीजिएगा। इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इसके कि दिस होल प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस यूजुअली टेक्स 5 to 30 मिनट्स। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस है और इसके साथ एपोप्टोसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।